हाँ। आप वेस्ट को देखें और आप अभी यूक्रेन वॉर को देखें तो यूरोप को हजार शिकायतें हैं अमेरिका से कि आपने हमको फंसा दिया इस जंग में, जहां हम इस सर्दी में ठिठुरेंगे, हमें गैस नहीं मिलेगी, ये सब आपका किया हुआ है। कह नहीं रहे हैं, लेकिन जिस पर यह है वो फैक्ट ये, लेकिन इस अलायंस को तोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? अब इसे आप उम्मा न कहिए, लेकिन है ये वेस्टर्न वाइट रेसिस्ट कॉन्ग्लोमरेशन के अगर हम कहीं हम ये स्तंभ गिरा तो एशियंस येलो पेरल जिसे कहते हैं और ब्लैक्स ये सब ऊपर आ जाएंगे। तो जनाब उम्मा का दूसरे और ममालिक में और कौमों में दूसरे नाम है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज सईद नकवी साहब के साथ कई ऐसे खबरों पर बात करेंगे जो इस पूरे हफ्ते में हुई हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तब्दीलियां जरा तेजी से हो रही हैं इंटरनेशनल सतह पर। जिस तरह से सईद नकवी साहब हमसे पहले भी कह चुके हैं कि ताकत का जो मरकज है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे, एक तो हिजाब का मामला है, जिस सिलसिले में ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसमें ईरान का इल्जाम है कि वेस्टर्न मुल्क उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा रूस और तुर्की, ये एक बहुत ही अहम यूक्रेन जंग के दौरान जो यूरोप को गैस की कमी वाला मामला सामने आ रहा है, उसका कोई हल निकालने की कोई कोशिश की जा रही है, जिसमें तुर्की को गैस का एनर्जी का हब बनाने की बात की जा रही है। अब रूस कह रहा है कि तुर्की के रास्ते से गैस वो एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने मुसलमानों में इत्तेहाद की बात की और ये कहा है कि दुश्मन और दोस्त की पहचान होनी चाहिए। इजराइल वेस्ट बैंक में परेशानियों से गुजर रहा है, वहां पिछले एक हफ्ते में 2 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। अस्ताना कजाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात कर लेंगे। और सऊदी अरब अमेरिका के ताल्लुकात, यूएई के प्रेसिडेंट के मॉस्को का सफर, ये भी क्या था उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जो ये हिजाब का मामला जो दुनिया भर में उठा हुआ है, जिसमें ईरान सबसे सरफहरिस्त है, उसको रेवोल्यूशन के खिलाफ एक तरह का एक मूवमेंट बनाने की या बनाने की कोशिश हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और इंटरनेशनल फिनोमेना के तौर पर हिजाब को आप किस तरह से देख? हिजाब सिर्फ ईरान में इस वक्त एक मसला उठा है और ऐसा लग रहा है कि एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन खड़ी हो गई है, लेकिन उसमें अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है। यानी एंथनी ब्लिंकन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि जिसमें कि वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ थे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप उसको, आप और आपके व्यूअर्स अपना उसको गूगल करके वहां जाएं तो ब्लिंकन ने साफ साफ कहा है। क्या कहा है? कि हम वो टेक्नोलॉजीज मुहैया करेंगे प्रोटेस्टर्स को, ताकि वहां पे अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो वो आपस में बात कर सके और मुल्क के बाहर खबरें पहुंचा सके। बिल्कुल यही इन्होंने किया था सीरिया में। सीरिया में ओबामा साहब ने एक स्कीम बनाई थी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रीडम, हम्म। और वो एक छोटा सा बक्सा ऐसा होता था। तो यही इन्होंने इंडिकेट किया कि हम वो भेजेंगे, तो उन्होंने हाथ यूं किया, यानी एक छोटा सा बक्सा होगा जो कि हम वहां पहुंचा देंगे, कई नंबर में पहुंच जाएगा। और उससे लोग हैरान थे कि सीरिया में इतनी हर तरफ से बंदिश है, उसके बावजूद दुनिया में खबरें जा रही हैं। और वो बाद में बाकायदा रिवील हुआ कि ओबामा की ये
एक स्कीम थी जिसके तहत ये हो रहा था। बिल्कुल यही। देखिए, दो चीजें इनको इनको अलग रखिए। एक तो औरतों का वहां के फ्रीडम का मामला जो है, ये क्योंकि ईरान बहुत पुराना मुल्क रहा है, वहां की औरतों ने बहुत तरह की ये आजादियां एक्सपीरियंस भी की हैं, और एकदम से उनके ऊपर ये हिजाब, अच्छा हिजाब ईरान का वो हिजाब नहीं है जो कि जैसे कि लड़कियां हमारे हिंदुस्तान में दिखाई दी, वो नहीं है बिल्कुल। एक दुपट्टा ऐसा है काला सा। अब वो उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है एक एक कुर्दिश लड़की के इंतकाल के बाद। तो इसके दो तीन पहलू हैं। मैं इसको इस पूरे, और हिंदुस्तान का मामला, इस पूरे मामले को आपको हैरत होगी और आपके सामईन को हैरत होगी कि मैं इसको जोड़ता हूं योम किपुर वॉर से, 1973, जो इजराइल अरब वॉर हुई थी, जो कि किसी हद तक अरब्स के हक में गई थी, 1973 योम किपुर वॉर। उसमें उसके बाद क्या हुआ था? क्वाड्रुपलिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस, यानी पेट्रोल डॉलर्स का फ्लश होना उसी जमाने में हुआ था। मैं लंदन गया था कई दफे, वहां जनाब मार्क्स एंड स्पेंसर्स और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये सब अरबी में बाकायदा आ गया था, अरबी में होर्डिंग्स आ गई थी। डॉर्चेस्टर और सवॉय होटल, जो कि बड़े नस्तालीक लोग अंग्रेज के होटल हुआ करते थे, वो बिल्कुल टोटली ऑक्यूपाइड थे बाय अरब्स। और वो उसमें अक्सर अरब आए थे पहली दफा रेन देखने के लिए, बारिश उन्होंने नहीं देखी थी। तो लिहाजा एक अजीब और गरीब खल्फिशार था, और बड़ी परेशानी थी भाई अंग्रेज के। देखिए, बिल्कुल तकरीबन यही मूड था जो कि इस वक्त है, कहीं पावर क्या हमारे हाथ से निकल के कहीं और जा रही है। यही मूड है वेस्ट में यूक्रेन वॉर से। वहां क्या था कि ये सब अरब आ गए हैं, और मालूम हुआ कि स्कॉटलैंड यार्ड की जो बिल्डिंग है वो कुवैती उसको ओन करते हैं। तो इस तरह से ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कोल्ड वॉर उन जमाने में हो रही थी, अमेरिकन के ऊपर एक चेक था, लेकिन इन लोगों ने तैयारियां की। तैयारियां क्या थी कि भाई इस मामले को, उस ये जो क्वाड्रुपलिंग ऑफ अरब ऑयल हुआ, उसके दो रुख थे। एक तो ये मैंने बताया, लंदन और वेस्ट। दूसरा रुख क्या था कि एकदम से केरला से लोग जाना शुरू हुए जीसीसी कंट्रीज में, दुबई में बिगिनिंग टू बिगिन विद, और यूएई में। तो वहां से नौकरियां उन्होंने करना शुरू कर दी। अच्छा, वापस जल्दी जल्दी बहुत सी दौलत मिली। जब बहुत सी दौलत मिली तो उन्होंने वहां घर बनाया केरला में। उनको केरला वालों ने अपनी नाक चढ़ा के उसको दुबई हाउसेस कहा, क्योंकि बहुत ही वो गैरिश, रंगीले, जो कि बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की लैंडस्केप थी केरला की, उसको वो डिस्टर्ब करते थे। तो वो साहब उनके गले लग गई कि ये देखिए यहाँ हैं, इन्होंने हमारा लैंडस्केप खराब कर दिया दुबई हाउसेस बना के। लेकिन साहब मुसलमान बहरहाल मुसलमान है, उसने क्या किया कि वो हार गया इस जंग को। यानी तालीम की कमी, और और बाकी और गैर एहतियाती रवैया। उसमें क्या हुआ कि नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज सब और आगे बढ़ गए वहीं जीसीसी में। क्यों? व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर में ये रह गए। व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो साहब उनके पास, क्यों? उनके पास तालीम थी, नंबर वन। इनके पास इतनी तालीम नहीं। फिर वही लेसन बार बार आता है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों तालीम, तालीम का रास्ता इख्तियार करो। तो वहां उसमें वो आगे बढ़ गए। दो और चीजें थी। मैं वहां सऊदी अरेबिया जब गया तो एक वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा साहब ये जो हिंदुस्तान से मुसलमान आते हैं
वो हमसे ये तवक्को करते हैं क्योंकि वो मुसलमान है लिहाजा हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। ये तवक्को जो है ये बिजनेस में नहीं चलती। मैंने कहा क्या मतलब भाई? का मतलब ये है कि एक तो हिंदू जो है वो सुबह से शाम तक काम करता है, मुसलमान जो है वो 5 वक्त की नमाज के लिए छुट्टी लेके बाहर जाता है, तो नमाज पढ़ता है। तो साहब क्या नमाज ना पढ़े मुसलमान? नहीं पढ़े, लेकिन बिजनेस में मैं बता रहा हूँ लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ उनके हमारे सीईओ जो है वो अंग्रेज है, वो देखता है प्रोडक्शन, उसमें आप 5 दफा गायब हो जाते हैं। फिर रमजान के महीने में आप बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि आप दिन भर रोजे से रहते हैं, लिहाजा आप नींद के आलम में होते हैं, गुनूदगी में आप आते हैं दफ्तर। तो ये और वजह हो गई, तो यानी उन्होंने ये रेस हार दी। इधर यूरोप में क्या हुआ कि उसी पैसे की वजह से ये माने एक तस्वीर खींच दी। अब उससे लड़ने के लिए, क्योंकि कोल्ड वॉर थी, लिहाजा क्या करते हैं पब्लिशिंग लोगों ने, पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने उसी जमाने में सेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, वो किताबें जो इस सब्जेक्ट पे बिके, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़े बड़े करोड़ों में एडवांसेस दिए राइटर्स को। कौन से राइटर्स को? वीएस नाइपॉल को दिया गया अमंग द बिलीवर्स। वो सिर्फ सिवाय इसके कि वो एक हैशेड जॉब था, ईरान के रेवोल्यूशन के बारे में वो 6 महीने इधर उधर गए थे, उनका किताब ये इस यानी एक क्रिटिक थी वो ईरानियन रेवोल्यूशन। चलिए तब उसके बाद कई करोड़ का एडवांस दिया गया सलमान रश्दी को सैटानिक वर्सेस लिखने के लिए। देखिए ये सब उसी वक्त की चीजें हैं। और उसके बाद फिर ये जरा सी एक जरा सी गहमा गहमी जो शुरू हो गई। इधर मुसलमान, इधर इधर हिंदुस्तानी मुसलमान, जरा सा उनमें तकवियत आई। उन्होंने लोगों ने देखा भाई ये कल तो बिल्कुल बोसीदगी के आलम में थे, आज ये फिर खड़े हो गए। तो एक जरा सी जलन हसद जो होती वो हुई। वो पॉलिटिशियन ने उसको पकड़ के कम्युनलिज्म में तब्दील कर दिया, वहां यहाँ हमारे यहाँ। उधर क्या हुआ था? उधर ये कि फिर कुछ दिनों के बाद ये सोवियत यूनियन गिर गया। जब सोवियत यूनियन गिर गया तो साहब एक ग्लोबल मीडिया बनाया गया। ग्लोबल मीडिया वैनगार्ड में होगा उस तंजीम के जिसको कि अमेरिकन सेंचुरी कहा जा रहा था। यानी नियोकॉन्स ने एक तंजीम बनाई थी, एक एक स्कीम बनाई थी कि न्यू अमेरिकन सेंचुरी, 21st सेंचुरी, और उसमें आगे मीडिया होगा। और मीडिया को लाया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में। यह बात मैं आपको कई दफे, और इसलिए मैं बताता हूं काजमी मियां कि ये लोग भूल जाते हैं, क्योंकि मैं वहां था और मैंने देखा, मुझे याद है। लोगों के नजर में ये नहीं है, लिहाजा कोई तस्करा नहीं करता। बहुत अहम बहुत ज्यादा अहम ये वाकया है, क्योंकि यहां से ग्लोबल मीडिया शुरू हुआ। अब देखिए एक जंग, यानी वहीं इराक के साथ जो हुआ, पहली दफा जंग ड्राइंग रूम्स में आ गई। ग्लोबल मीडिया का ये नतीजा हुआ। और क्या हुआ कि दुनिया को 2 खित्तों में डिवाइड कर दिया, 2 ऑडियंसेस में। एक विक्टोरियस वेस्ट जो जीता हुआ था, और एक हारा हुआ मुसलमान मुस्लिम ममालिक, हारे हुए गुस्से में। ये एक ही शो, एक टेलीविजन शो ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया दुनिया को। और ये डिवीजन चलता रहा 9/11 वॉर्स के बाद, और इराक के ऑक्यूपेशन के बाद, लिबिया के बाद, सीरिया के बाद, अफगानिस्तान तो था ही। अफगानिस्तान से तो इब्तिदा हुई। अफगानिस्तान में जब बमबारी हुई 18 अक्टूबर 2001 को, उसी वक्त हमारे नरेंद्र मोदी जी भेजे गए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही दिन, जबकि इन्होंने टेक चार्ज किया है अहमदाबाद में गुजरात के चीफ मिनिस्टर होने का।
फिर 2002 के वाकयात हुए, जो पोग्राम हम कहते हैं, वो यानी दुनिया में इस्लामोफोबिया एक वबा की तरह फैला हुआ था। मुसलमान सिर्फ टेररिस्ट था। आप काज़मी साहब अगर उन दिनों में निकल जाएं कहीं तो लोग आपको टेररिस्ट कह देते। हम बिल्कुल मुबालगा आ रही, मैं बिल्कुल मुबालगा कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वजह ये थी। नहीं, वो अगर अडवाणी लोग ना कहते आपके दिमाग में ये डर था। अडवाणी जी ने ये बाकायदा कहना शुरू किया था कि सब मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सारे टेररिस्ट मुसलमान होते हैं। वो जी उन्होंने ये कहना शुरू किया था। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जी। अभी अभी जो मैं समझना चाह रहा हूँ सर, नहीं, मैं इसको हाँ ला रहा हूं वहां पे। हाँ हाँ। इस प्रेशर में, इस तमाम फिर हिंदुत्व शुरू हो गया, और हिंदुत्व के प्रेशर में हिजाब जो है, वो यहाँ का हिजाब और ईरान के हिजाब का झगड़ा, और यहाँ के हिजाब के झगड़े दो मुख्तलिफ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक माइनॉरिटी बिल्कुल जो कि कॉर्नर्ड है, वो अपने हिजाब को अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए उसके लिए लड़ रही है। साउथ कनाडा, खासकर अभी हाल में साउथ कनाडा, उडुपी, ये इलाके जो हैं कन्नड़ के, और हिंदुस्तान के कई एरियाज में, वहां जो औरतें हैं वो आपस में, वो अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से, अपने हम्म ही एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़। यहाँ हिंदू मुस्लिम डिवीजन है। हम्म हिंदू स्टेट को वो समझ रही है कि अब हिंदुत्व आ गया, और हिंदुत्व का जो इताब नाजिल हुआ है, उससे वो जो एक बुनियादी विकार था औरतों को। भाई देखिए, औरतें, राजपूत औरतें, मैं जब यहाँ पे था जयपुर में, तो महारानी गायत्री देवी वगैरह मुझे अक्सर हमें, हमारी बीवी को बुलाया करते थे। उसमें तमाम बड़ी बड़ी राजपूत खवातीन होती थी। वो जरा उनका घूंघट मैंने शक्ल नहीं देखी कभी, हम्म घूंघट नीचे तक, हालांकि उसी के अंदर उनकी विस्की का गिलास, लेकिन हम्म वो घूंघट जो था वो हमेशा था। ये एक गोया, इसको आप हिजाब कह दीजिए, हम इसे घूंघट कहते हैं। हम्म। अब उसी तरीके से मेरे घर में, यानी हमारे मुस्तफाबाद में, कोई बहुत ज्यादा एक आध खातून कोई थी जो बुर्का ओढ़ती होंगी, वरना ज्यादातर नहीं। साड़ी पहनती थी हमारी माँ और हमारी नानी। और उसके बाद ये, लेकिन शाम हुई, अजान की आवाज हुई, दुपट्टा और पल्लू उसका सर के ऊपर डाल लिया गया। बुजुर्गों को देखा तो तस्लीम कर दिया। तो एक गोया लिहाज, हम्म एक लिहाज, उसको आप हिजाब कहिए, हम्म। हम उसको लिहाज कहते हैं। ये हमें तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था वो। इन तो दोनों में केरला वाले में और ईरान वाले में, दोनों में एक बुनियादी बात जो है वो ये कि हर इंसान आजादी चाहता है, वो किस तरह से रहना चाहता है। अब ये देखिए, एक। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये हाँ। सवाल है ही नहीं। यहाँ भाई हाई सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट दिया है, और वो स्प्लिट जजमेंट है। एक जज ने कहा है कि हाँ, इनको यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए स्कूल। दूसरे जज ने बाकायदा, बहुत ही समझदारी का, जस्टिस धूलियानी का जजमेंट, बहुत ही समझदारी सूझबूझ का जजमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि भाई, ये इनकी इनकी साइकोलॉजी को समझिए। ये माइनॉरिटी अंडर प्रेशर हैं, उनसे आप, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इसको उतार के और यूनिफॉर्म पहन के चली जाएंगी। हाँ, ये इताब जो है, ये टेम्परेचर ठंडे हो जाएं, अपने आप लड़कियां उतार देंगी, अगर हम्म। उनका जी चाहेगा तो। आप फोर्स करेंगे तो नहीं होगा, फिर वो झगड़ा हो जाएगा। जी जी। ये है। तो तो ये रही बात। हाँ जी जी। और दुनिया में हम तमाम जगह है ये। हाँ। तो अब मैं थोड़ा सा जी जल्दी से आना चाहता हूं रूस और तुर्की वाले मामले में, जी जी। क्योंकि हमें कई इश्यूज हैं जिस पे हम बात करेंगे। ये तुर्की, जहां की इकोनॉमी बहुत कमजोर नजर आ रही है, काफी दिन से वहां से इस किस्म की शिकायतें हैं। अगले साल अर्दगान को इलेक्शन का सामना है। यूक्रेन जंग के नतीजे में क्या अर्दगान को कोई ऐसी राहत मिल सकेगी जब इधर से गैस हब बनेगा रूस का, तो यूक्रेन जंग का क्या तुर्की को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? तुर्की को भी और रूस को भी गैस वहां से भी तो फनेल होगी। हाँ। और लेकिन इसमें दो पहलू।
बहुत दिनों से, कोई 20 साल से एक एस्पिरेशन अतातुर्क के बाद ये था, मुस्तफा कमाल पाशा के बाद रूस के तुर्की का एस्पिरेशन था कि वो यूरोप का हिस्सा है। एक अजीब और गरीब मुल्क है तुर्की, जो कि आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। अतातुर्क चाहते थे कि हम यूरोप की तरफ चले जाएं, लिहाजा उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया, पतलून पहन के नमाज शुरू कर दी और वगैरह वगैरह तमाम। उन्होंने गोया इस्लामिक वो जो चर्च था, सेंट सोफिया, सेंट सोफिया को उन्होंने जो मस्जिद बना दिया था, उसको उसने फौरन बाहर एक म्यूजियम बना दिया। एर्दोगान ने भी वही रखा, लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा तो एर्दोगान साहब अपने अखवानुल मुस्लिमीन के रंग में दिखाई। उन्होंने उस मस्जिद को बहाल कर दिया और ये इनकी रविश है, एक तो वोट के लिए, दूसरा ये यूरोप से भी बनाए रखना चाहते हैं। वो जो एक जमाने में ख्वाब था जो खराब हो गया कि ये यूरोप का हिस्सा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वैलेरी जिस्का दस्तांग, जो कि फ्रांस के बहुत बड़े प्रेसिडेंट थे, बड़े नामी गिरामी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुर्की यूरोप का हिस्सा इसलिए नहीं हो सकता कि यूरोपियन कल्चर इज क्रिश्चियन कल्चर, वी आर अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, तुर्की की वहां जगह नहीं है। बल्कि इसी वजह से जब एक जगह पे जहां वो अटक गए ये बोस्निया के मामले में, तो रिचर्ड होलब्रुक, जिन्होंने बोस्निया के मामले को तय किया, उन्होंने एक अजीब और गरीब फॉर्मूला बनाया है। यानी बोस्निया जो कि मुस्लिम है, उसके दाएं तरफ क्रोएशिया है कैथोलिक, और बाएं तरफ सर्बिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। आपने दो थ्री लेगेड रेस जैसे होती है ना, पट्टी बांध के दौड़ाते हैं, तो यानी वहां कोई भी नहीं है। ये अभी इलेक्शन हुआ है, किसी की समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे उसने क्या बनाया है ये खेल। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एक और मुस्लिम मुल्क यूरोप में खड़ा न हो जाए, लिहाजा उसको दोनों तरफ से बांध के रखा है। ये समझ रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि यूरोप डाउन है, तेल अगर हम उन्हें पहुंचाएंगे तो शायद ये रास्ता यूरोप का फिर से खुल जाए। हो सकता है उनके दिमाग में ये हो, लेकिन दूसरी चीज ये है कि भाई यूरोप का डूबना उनके हक में नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि यूरोप अगर कमजोर होता है तो ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि भाई यूरोप भी बहुत बड़ी मार्केट है। और लिहाजा अब जो अभी, अच्छा एक चीज और है, ये जो मीटिंग हो रही है अभी अस्ताना में, जो कि काजाकिस्तान का कैपिटल है, उसमें एक बहुत अहम पहलू और भी है। एक चीज है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका किसी ने तस्करा नहीं सुना था। ये CSTO, ये रूस इसका हेड है और बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के बहुत से ममालिक इसके, ये ट्रीटी है फॉर डिफेंस यानी, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसको इस बात की दलील मानता हूं कि वाकई में रशियंस ने कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं थी, वरना ये तैयार रखा होता। जब नेटो का इतना ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर दिखाई दे रहा है इनके पुतिन की तरफ, और उसी बीच में उन्होंने काजाकिस्तान में रिजीम चेंज की कोशिश की जो कि उनके हक में जाती, तो रूस की ट्रूप्स आ गए, नॉट एज रशियन ट्रूप्स बट एज CSTO। और CSTO ने उस जमाने में, अगर आपको याद हो, ब्लिंकन ने एक मजाक किया था कि रशियंस जब घर में आते हैं तो जाते नहीं। तो एक अजीब बदतमीजी की बात है कि साहब काजमी साहब जब घर में आ जाते हैं तो जाते नहीं, तो ये तो अजीब बेहुदा बात है। उन्होंने ये कहा उनके बारे में,
और वो बिल्कुल रेड फेस दिखाई दिए, जबकि आके 2 दिन में सॉर्ट आउट करके रशियन फोर्सेस वापस चली गई। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने उनसे पूछा नहीं कि अब तो भाई चली गई, अब तो कुछ कह दीजिए, माफी मांग लीजिए। तो एक चीज ये है कि इस CSTO को और मजबूत कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ ममालिक, एक डर है जो कि आपके व्यूअर भी सुन लें और समझ लें कि एक डर ये है कि रशियंस को ड्रॉ आउट करने के लिए कहीं वेस्ट यानी अमेरिकन कोई और फ्रंट या फ्रंट नुमा तो नहीं खोलेंगे। उनको ये खदशा है कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ होने वाला है और उसमें फिर वो रशियंस को आना पड़ेगा। तो गोया रशियन 2 जगह मुलविस हो गए, 2 जगह उनको जंगें लड़ना पड़ी। ये एक डर है। मैं इसकी तस्दीक मैंने नहीं की है, लेकिन मैंने सुना है और मैं समझा हूं ये एक बात चल रही। इस सब को रोकने के ताजिकिस्तान भी CSTO का हिस्सा है, काजाकिस्तान भी CSTO का हिस्सा है, आर्मीनिया भी हिस्सा है, ये बेलारूस भी हिस्सा है। तो इसलिए ये सब मुल्कों को बांध के इसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, क्योंकि उधर दूसरी तरफ हमारे अयातुल्लाह अली खामनी ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। यानी उन्होंने तो बिल्कुल एक डिसाइसिव बात कर दी। आप ही ने मुझे अभी बताया। जी जी जी। ये कहाँ बात हुई है ये तेहरान में एक इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर, जिसे वो यूनिटी वीक के तौर पर मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर 12 और 17 सफर के दरमियान। तो ये रबीउल अव्वल, माफ कीजिएगा। तो इसमें ये दुनिया भर से मेहमान आते हैं। उन मेहमानों से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, अपने इश्यूज समझने चाहिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। और इत्तेहाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जोग्राफियाई इत्तेहाद हो, जैसा कि अरबों ने 1960 और 70 की दहाई में कोशिश की थी, वो नामुमकिन है। तो वो उस तरह से उन्होंने कुछ कही हैं बातें, जिसमें ऐसा लगता है कि बहरहाल जो मिडिल ईस्ट में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसमें कहीं कुछ। और जो मैंने पढ़ा है हाँ उससे ये भी लगता है, तो उन्होंने कहा है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो गई, जी जी या जी खत्म हो रही है, जी। या उसका सूरज गुरूब हो रहा है। लिहाजा एक नई दुनिया की तैयारी में हम मुस्लिम उम्मा को उन्होंने गोया जगाया कि तुम हाँ तैयार हो जाओ। जी जी ये जी। उम्मा का मसला जो है, हम हिंदुस्तान में जो है, हाँ ये यहाँ कुछ लोगों को खटकता है। हाँ अभी ये 5 लोग जो RSS के सर्व संचालक मोहन भागवत से मिलने गए, उसमें एक बात भागवत जी ने ये भी कही कि आप लोग ये उम्मा की जो बात करते हैं वो काफिर की उससे बात कह रहे थे, वो हैं? काफिर की बात कह रहे थे, या काफिर क्यों कहते हैं हिंदुओं को? नहीं, काफिर तो कहा, जो हाँ बात अभी सामने नहीं आई वो मैं आपको बता हाँ। रहा हूँ। जी 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 जी। काफिर तो उन्होंने कहा कि हाँ आप हमें काफिर कहते हैं। उसमें हाँ। किसी ने कहा कि साहब आप हमें पाकिस्तानी को कह देते हैं। जी तो जी जी। वो तो खैर बात टल हाँ गई। काफिर हाँ इसलिए भाई, काफिर का मतलब जो बिलीव ना करे। हाँ हालांकि उसका एक और बड़ा मानी है, वो हाँ। उसमें अभी न जाएंगे। जी 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 जी। लेकिन ये कि उम्मा, अब हाँ उम्मा से का मतलब ये कि आपके बाउंड्रीज ऑफ इंडिया से बाहर भी रिश्ते और ताल्लुकात हैं। ये इरिटेट करता है हिंदू को, जो कि अपने आप को इस दायरे में मानता है और वो चाहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी इन्हीं के साथ इसी तरह से ये उम्मा की बात न करे। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको छोड़ दीजिए, उन्होंने ये सवाल उठाया। तो गोया एक बहस गोया RSS के अंदर ये चल रही है, उम्मा। अब उम्मा नकवी की साहब, आपने ये बात चूंकि छेड़ दी, तो मैं हल्का सा थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। वो ये कि
आमतौर पे जो अमेरिकन या इजरायलीज, वो इस बात को हमेशा कहते रहने की कोशिश करते रहे हैं कि ये मुख्तलिफ मुल्कों का मुसलमान उम्मा के नाम पे इकट्ठा क्यों हो जाता है। ये होना नहीं चाहिए। हर इशू लोकलाइज्ड हो। फिलिस्तीनी अगर मुसीबत है तो किसी दूसरे मुसीबत में है, तो दूसरे मुल्कों के मुसलमान क्यों उनके खिलाफ उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जो कुरान ने दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम उम्मा ऐसे है जैसे एक जिस्म, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट बेसिक टीचिंग्स में से है और उसका असर दुनिया में है। जाहिर है पूरी दुनिया का मुसलमान हज पे जाता है, मुख्तलिफ मौकों पर मिलता है, तो ये एक 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 रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। जी, आप अपनी बात करें। ये लेकिन अगर आप रिलीजियस कॉन्सेप्ट को अलग नजरअंदाज करें, अभी हाँ, आप वेस्ट को देखें और आप अभी यूक्रेन वॉर को देखें, तो यूरोप को हजार शिकायतें हैं अमेरिका से कि आपने हमको फंसा दिया इस जंग में, जहां हम इस सर्दी में टुटरेंगे, हमें गैस नहीं मिलेगी, ये सब आपका किया हुआ है। कह नहीं रहे हैं, लेकिन विस्पर ये है और फैक्ट ये। लेकिन इस अलायंस को तोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? अब इसे आप उम्मा न कहिए, लेकिन है ये वेस्टर्न वाइट रेसिस्ट कंग्लोमरेशन के अगर हम कहीं हम ये स्तंभ गिरा तो एशियंस, येलो पेरल जिसे कहते हैं, और ब्लैक्स, ये सब ऊपर आ जाएंगे। तो जनाब उम्मा का दूसरे और ममालिक में और कौमों में दूसरे नाम है, और उम्मा अक्सर बहुत मासूम चीज है। मैं आपको एक एक वक्त अगर हो, जी जी जी, वक्त बताइए बताइए। जी 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 जी, बताइए। ये है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना है, ये ये मेरा वतन, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये है, ये मजाज, इसरारुल हक मजाज, जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और जो कि आलम शुक्र में एक ठेके, शराब के ठेके की छत पे मरे पाए गए। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तराना लिखने वाला शायर मजाज। बहरहाल इसी में आगे चलते चलते एक है, हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर सुबह सुबह शिराज यहाँ, है सारे यहाँ का जहां का सोज यहाँ, और सारे जहां का साज यहाँ। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर सुबह सुबह शिराज यहाँ, है सारे जहां का सोज यहाँ, और सारे। हमारे परम मित्र डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उनको शिकायत होती थी कि साहब ये सुबह मिस्र, और ये नहीं भाई, यहाँ तो शाम में बनारस और मालवे की शाम। हमने कहा जोशी साहब, शायर के बहुत से मजबूरियां होती हैं, उसको राइम करना था सारे जहां का साज यहाँ, लिहाजा शिराज से वो राइम हो गया। अगर वरना तो भाई बनारस की शान में बहुत लोगों ने कहा है। तो ये दिमाग में रही है बात कि जो उर्दू शोरा अपनी इमेजेस के लिए बाहर चले जाते हैं, जो कि हिंदी के शोरा नहीं जाते, तो ये एक एक है, ये एक हॉराइजन, ये एक हॉराइजन है जिसमें बहरहाल शायर अपने तरीके से। बहरहाल इसमें बहस हो सकती है। हाँ हाँ, तो मैं आखिर में थोड़ा सा बस मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि वक्त थोड़ा कम रह गया है। अभी वेस्ट बैंक के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, क्या आप इसको महमूद अब्बास की पकड़ कमजोर समझ रहे हैं? एक तो दो पहलू है इसके भी। एक तो महमूद अब्बास इनके बनाए हुए हैं, यानी ये इन कोई भी अरब और कोई भी अरब जो कि इजराइल में है, वो इनसे कोई बहुत बड़ी आस्था नहीं रखता। उसका इनसे रिश्ता हो सकता है, आस्था नहीं है। लिहाजा एक तो ये पहलू। दूसरी पहलू बहुत बड़ा है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया की जंग रही हो, चाहे अभी वो तुर्की का मामला हो। अगर आप देखेंगे तो जाके ये गैस पाइपलाइंस का झगड़ा है। अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इतनी गैस पाई गई है, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की कगर पे गाजा स्ट्रिप है,
जनाब आली, आप ये गौर करें कि तब से, जब से ये बात आई है, तब से 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में डामाडोल हैं, क्योंकि अगर 2 स्टेट हो गई तो एक स्टेट के पास तो ये आ गया। ये है मामला कि गगर के ऊपर है, समंदर पे है, उसको आप टाल नहीं सकते। ये है। हाँ, उसमें एक नई चीज आई है कि इजराइल और लेबनान के बीच में एग्रीमेंट तकरीबन साइन होने के नजदीक है और वो बहुत जल्दी में हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि हिजबुल्लाह का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, इस वजह से जल्दी हो रहा है। ये एक परसेप्शन हो सकता है, लेकिन वो एक सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। आखिर में मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में जो ओपेक में तेल प्रोडक्शन कम करने की बात है और उसके साथ साथ यूएई के प्रेसिडेंट मॉस्को जाते हैं, तो इसमें ये इस पूरे रीजन में जहां अमेरिका पूरी तरह से हावी और जीसीसी मुल्कों में खासतौर पर एक तरह से काबिज रहा है, अब ये लोग मॉस्को की तरफ किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा ये बहुत अहम बात है। इससे पूरी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को डिसरप्ट कर दिया। इस वक्त बहुत परेशानी में है अमेरिका, क्योंकि ये उनका सेंट्रल पीस था। इनको इन्होंने फिसला के रखा था शाह सऊद के जमाने से, जैसे उनका वो जहाज में अग्रीमेंट हुआ था रूजवेल्ट के साथ, तब से कि भाई। और 1943 में एक बड़ा जबरदस्त वाकया है, लॉर्ड हैलिफैक्स। लॉर्ड हैलिफैक्स बर्तानिया के एम्बेसडर थे अमेरिका में। वो और रूजवेल्ट दोनों वेस्ट एशिया का नक्शा उनके सामने है, और वो एक लकड़ी से, एक गोया रूलर फुट रूल से वो दिखा रहे हैं रूजवेल्ट हैलिफैक्स को, जो बाय द वे फिर लॉर्ड अर्विन बन के हिंदुस्तान में आए और वाइसराय हुए। ये वही है लॉर्ड हैलिफैक्स। तो हैलिफैक्स ने को बताया इन्होंने, लुक हियर, पर्शियन ऑयल इज योर्स। पर्शियन ऑयल तुम्हारी, बर्तानिया की। इराकी कुवैती ऑयल यू एंड आई शेयर, तुम हम शेयर करेंगे। सऊदी ऑयल इज ऑल आवर्स। सऊदी ऑयल, कैन यू बिलीव इट? यानी ये बाकायदा, मैं किताब में अभी को पढ़ के सुन रहा हूँ, आपको हैरत होगी कि ये था अग्रीमेंट। और 43 में जबकि जंग अपने उरूज पे थी, दूसरी जंग अजीम, तो ये है किस्सा। उस अरेंजमेंट को ठुकरा दिया है सऊदी अरेबिया ने। ये किस लिए ठुकराया है? ये आसानी से नहीं होता। उसको भी शायद ये नजर आ गया कि इस दंगल में कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जो ये बताया कि आपस में बैठ करके दो मुल्क ये तय करते हैं कि कौन से मुल्क पर हमारा हिस्सा रहेगा और कौन सा मुल्क हमारे कब्जे में रहेगा, ये जिसे सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, उन मुल्कों की किस्मत का फैसला करते हैं वहां बैठ करके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात काफी हद तक बदल रहे हैं, लोगों में बेदारी आ रही है। एक बात का तस्करा हमने नहीं किया, बहुत अहम दुनिया को बदल देने वाली चीज हो रही है बीजिंग, जो कि 20th पार्टी कांग्रेस है, जिसमें कि जी जिनपिंग तीसरी दफा टर्म उनको मिलने वाला है, मिल जाएगा। उसके बारे में हम लोग अगली दफा बात करेंगे, क्योंकि अभी वक्त नहीं, बहुत अहम बात है वो। जी, जरूर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते के बारे में जब बात करें, उसकी गहराई से जो आप बता देते हैं, ये बहरहाल ये आपकी अपनी क्वालिटी है, आपको बहुत सी चीजें याद रहती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।